दोस्तों नमस्कार। कल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और 41 पेज के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों को इंडिकेट किया है उससे केजरीवाल साहब की मुश्किलें बढ़ गई। अब 2 तारीख को ईडी ने केजरीवाल साहब को निमंत्रण भेजा है कि आप आइए और मिलिए। अब सवाल यह है कि जिस उम्मीद पे शायद केजरीवाल साहब बैठे थे कि अगर मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के वकीलों की दलीलों को मान लेता है तो शायद ईडी और सीबीआई के सामने हमारी जो पेशी होगी हम उसमें मजबूती के साथ उपस्थित होंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। 11 मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए जो मैंने आज सुबह के वीडियो में आपके साथ चर्चा करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर हम उन आर्ग्यूमेंट्स को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे तो हमें पता लगेगा कि आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब के साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 तारीख को जब केजरीवाल साहब ईडी के सामने जाएंगे तो क्या सवाल जवाब उनके साथ किए जाएंगे। आज ये बात समझना जरूरी है कि केजरीवाल साहब को ईडी ने क्यों बुलाया है। ईडी करप्शन की जांच नहीं करता है, इस बात को आपको समझना होगा। करप्शन की जांच का काम होता है सीबीआई का। लेकिन अगर कहीं पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है, पैसे की हेराफेरी की बात आती है तो ईडी का रोल सामने आता है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की अब पूरी निगाह इस बात पे है कि पैसे की हेराफेरी कैसे हुई। यह तो आप बहुत आसानी से कह पाएंगे कि मनीष सिसोदिया मंत्री थे, जो हुआ उनकी देखरेख में हुआ, जो उन्होंने किया एज ए मंत्री, जो उन्होंने मुझे एडवाइस किया मैंने किया। यहां पे एक बचने का रास्ता था केजरीवाल साहब के पास, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ गई। मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा जो है, जो ईडी के पास पावर है, जो पीएमएलए का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, वो क्या बोलता है मैं पहले आपको वो समझाता। एक बार जब आपको वो मुद्दा समझ में आ जाएगा तब हम अगले कदम पे चलेंगे और मैं आपसे ये चर्चा करूंगा कि क्यों केजरीवाल साहब के लिए आने वाले दिन काफी मुसीबत लाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो पीएमएलए एक्ट है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द एक्ट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू प्रोवाइड फॉर confiscation of property derived from or involved in money laundering and for matters connected therewith or incidental thereto। इसका मतलब अगर केजरीवाल साहब मनी लॉन्ड्रिंग में, अब मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी काम के लिए हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया हो, चाहे प्रॉपर्टी के लिए किया हो, चाहे कोई और किसी काम के लिए किया हो, कहीं पे भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग होगा तो ये पीएमएलए का कानून लगेगा। अब खतरा क्या है पीएमएलए के कानून में? सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ईडी को लगता है कि केजरीवाल साहब की कोई प्रॉपर्टी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा हुआ है, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। हो सकता है उन्होंने वो अपनी कमाई से खड़ी की हो प्रॉपर्टी, लेकिन अगर उसके एक्सटेंशन में भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लगा होगा या उसके रखरखाव में या साजो सामान में, तो वो प्रोसीड ऑफ क्राइम के रूप में गिना जाएगा और उस प्रॉपर्टी को सील करने का अधिकार ईडी के पास है। लेकिन वो क्या है वो हमें नहीं पता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज केजरीवाल साहब के साथ कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, आज हम उसकी चर्चा करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों, कुछ बातें हमें समझनी बहुत जरूरी हैं। अब सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कल जो जजमेंट आया उसमें कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं और जब तक हम उसको नहीं समझेंगे हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये केस कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना विस्तृत है।
सीबीआई के हिसाब से करीब 294 विटनेसेस हैं। ये सिर्फ 5-7 लोग नहीं हैं, या जो 8-10 लोग व्यापारी वर्ग हैं वो जिनको अरेस्ट किया गया है, या केजरीवाल साहब और उनकी मित्र मंडली जिनमें से कुछ लोग 3-4 जेल में हैं, 2-4 बाहर हैं। ये करीब 15-20 लोगों का खेल नहीं है। सीबीआई और ईडी ने मिलके अपनी अपनी अलग अलग विटनेसेस की लिस्ट बनाई है। सीबीआई के पास है 294 विटनेस और करीब 31,000 पेज की चार्जशीट। इसका मतलब यह है कि अगर आप अंदाज भी लगा लें तो ऑन एन एवरेज हर विटनेस पे 100 पेज की चार्जशीट है। तो इसका मतलब मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा था कि सीबीआई और ईडी के पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रही है। ईडी और सीबीआई किस्तों में जानकारी कोर्ट को और जनता के बीच में रखेंगे। उसका कारण बहुत सिंपल है कि अगर किस्तों में जानकारी रखी जाएगी तो जो अपराधी है वो हड़बड़ाएगा, लगातार गलती करेगा और एविडेंस सामने आएगी। इस बात को हमें समझना होगा। ईडी के हिसाब से 162 विटनेस हैं और करीब 25,000 की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, 25,000 पेज की। अब दोस्तों ये बात हमें समझनी होगी कि करीब 56,000 पेज का डॉक्यूमेंटेशन ईडी और सीबीआई के पास है। अब सोचिए कितने वकील लगे होंगे इन 56,000 पेजेस को पढ़ने के लिए। अगर एक वकील को अगर मैं 1000 पेज भी दे दूं तो 56 वकीलों की टीम, फिर ड्राफ्टिंग की टीम, फिर आर्ग्यूमेंट्स, फिर डिस्कशंस, और महत्वपूर्ण लोग तो अभी जेल में हैं। सिर्फ अगर एक महत्वपूर्ण आदमी बाहर है तो वो है केजरीवाल। अब केजरीवाल साहब के लिए क्या क्या सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर मैं केबीसी की भाषा में बात करूं, कौन बनेगा करोड़पति, तो कौन बनेगा करोड़पति का खेल तो ये आम आदमी के जो नेता हैं वो खेल चुके। अब कौन कौन बना है करोड़पति, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अगर केबीसी के सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो वहां तो आंसर लॉक होते थे, यहां पे आंसर देने वाला लॉक हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो मुझे लगता है जो ईडी पूछेगी केजरीवाल से कि आपको क्या ये पता है कि आपकी पार्टी की फंडिंग कहां से आती है। एज ए कन्वीनर ऑफ पार्टी, क्या आपने कभी अपनी पार्टी की सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में जानकारी ली? क्या आपने कभी ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये जो अलग अलग चुनाव में जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? क्या आपके पास कोई हिसाब किताब है? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इस समय जो सबसे बड़ा गैप है वो है मनी ट्रेल को लेके। अब केजरीवाल साहब के पास इस सवाल के दो ही जवाब हैं, हाँ या ना। अगर वो ये बोलते हैं कि हाँ, तो डिटेल भी देनी पड़ेगी कि आपको किसने बताया, कहां गया, कितना था, कौन ले गया, वगैरह वगैरह। और अगर केजरीवाल साहब बोलते हैं ना मेरे पास जानकारी नहीं है, तो बाकी जो विटनेस हैं उनको फिर आमने सामने रखा जाएगा कि आपको इस आदमी ने इस स्थिति में यहां पे आपसे इंस्ट्रक्शन लेके इसको ऐसे ऐसे पैसा दिया था, क्या आप नकारते हैं या नहीं। और फिर उससे संबंधित जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट होंगे, चाहे वो मोबाइल लोकेशन हो, चाहे वो प्रिंट आउट्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप स्क्रीन्स हो, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें अगर सामने रख दी जाएंगी तो ये समझ में आएगी बात कि केजरीवाल साहब झूठ बोल रहे हैं और उनके लिए अरेस्ट का ग्राउंड तैयार हो सकता है। अब केजरीवाल साहब सच बोलेंगे या झूठ, ये उनको सोचना है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो केजरीवाल साहब के सामने आएगा वो ये कि आप विजय नायर को कैसे जानते हैं और कब से जानते हैं। जितने शराब माफिया में जो लोग अरेस्ट हैं उनसे आप कब कब और कहां कहां मिले, क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दी होंगी। केजरीवाल साहब को नहीं पता कि जो बाकी विटनेसेस इस समय जो हवालात में हैं या ईडी के कब्जे में हैं, उन्होंने क्या क्या बयान दिए।
उनके बयानों को ऑलरेडी ईडी और सीबीआई ने क्रॉस एग्जामिन कर लिया होगा। अब सिर्फ उनको केजरीवाल की कंसेंट या डिनायल की ही इंतजार है। अगर वो कंसेंट देते हैं तो अपराध में शामिल है, अगर वो डिनायल करते हैं तो सारे एविडेंस और डिजिटल फुटप्रिंट केजरीवाल साहब के सामने रख दिए जाएंगे। फिर केजरीवाल साहब की मुसीबत हो जाएगी कि क्या एक्सेप्ट करें और क्या डिनाई करें। एक और अरेस्ट का ग्राउंड तैयार हो जाता है। तीसरा मुद्दा आता है पॉलिसी मेकिंग को लेकर। दिल्ली में जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है उसके हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन या पॉलिसी जिससे दिल्ली के अंदर राजस्व को नुकसान या फायदा होता हो वो बगैर चीफ मिनिस्टर की परमिशन के नहीं हो सकता। अगर आप दिल्ली का ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स देखते हैं और खासकर रूल नंबर 8 और 9 और उसके साथ जो शेड्यूल 1 दिया गया है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो बगैर केजरीवाल की कंसेंट या परमिशन के ये काम नहीं हो सकता। तो अगला सवाल ये है कि कैबिनेट मीटिंग में आप लोग बैठते थे, आप मुख्यमंत्री थे, क्या आपको पता था कि ये आपकी कंसेंट से हो रहा है? अब दो ही जवाब आते हैं, हाँ या ना। अगर ये बोलते हैं हाँ ये मेरी कंसेंट से हुआ है तो इसका मतलब इस पूरे भ्रष्टाचार में आपकी मिलीभगत थी, तो अरेस्ट का ग्राउंड तैयार होता है। अगर ये बोलते हैं ना तो फिर मनीष सिसोदिया को ये पूछा जाएगा कि आपने चीफ मिनिस्टर के बगैर कैसे कार्रवाई करी, और दूसरी तरफ केजरीवाल से ये पूछा जाएगा कि आपके परमिशन के बगैर अगर आपका मंत्री गैर कानूनी काम कर रहा था तो आपने उसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी। ये सवाल भी केजरीवाल को बहुत भारी पड़ सकता है। अब अगला सवाल ये आता है कि जितने भी कैंपेन हुए, जितना भी उसमें खर्चा हुआ, उसका हिसाब किताब कौन रख रहा था। अब निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी में कोषाध्यक्ष कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, अलग अलग राज्यों में कौन होगा, मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई ने इसकी पूरी लिस्ट बना ली होगी और उनके ट्रांजैक्शंस डिटेल काफी हद तक निकाल लिए होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो कागज फाइल हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, हो सकता है कि उस प्रिंटर से 100 करोड़ की जगह मान लीजिए 10 करोड़ का प्रिंटिंग का काम कराया हो और पेमेंट उसको फेयर में चेक से 1 करोड़ की दी हो और 9 करोड़ हवाला के माध्यम से दिए हो। ये चीजें भी प्रिंटर से उसकी जब फॉरेंसिक ऑडिट होगी ये चीजें सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज जीएसटी का जमाना है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं आज आप जीएसटी के माध्यम से, अगर प्रिंटर ने कोई चीज खरीदी होगी, पेपर खरीदा होगा, इंक खरीदी होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बाकी चीजें होंगी, तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। दोस्तों, अब मुश्किल इस बात की है कि केजरीवाल साहब करें तो क्या करें। मुझे लगता है कि बहुत सारा जो डेटा है जिसको मैं कह सकता हूं, जैसे आईपीसी की धारा अलग अलग हैं, उसमें बकायदा केस बनाया गया है मनीष सिसोदिया पे 120B। इसका मतलब षड्यंत्र की या क्राइम के लिए प्लानिंग करना, उसमें शामिल होना। अब सवाल ये है कि क्या ये कोई भी षड्यंत्र अकेला हुआ होगा? अगर मनीष सिसोदिया ने, क्या पूरी पार्टी सारे काम अकेले किए होंगे? तो किसके साथ मिलकर षड्यंत्र बनाया? 420 का मामला भी, आईपीसी 420 भी, जिसको धोखाधड़ी बोल सकते हैं, फ्रॉड बोल सकते हो आप, गबन की बात आप कह सकते हो, कुल मिला के क्या वो अकेले हुआ होगा? एक टीम वर्क लगती है। संजय सिंह के जो विटनेसेस हैं उन्होंने कहा होगा कि भाई हमने कैश कैसे और कहां हैंडल किया, किसको दिया। सुकेश की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई होंगी, ईडी और सीबीआई ने उसकी भी तफ्तीश कर ली होगी। कहने का मतलब ये है कि जो 56,000 पेज का डॉक्यूमेंटेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने तैयार किया है और जिसके कारण किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता को बेल नहीं मिल पा रही है, ना लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या केजरीवाल साहब ये कह सकेंगे
कि मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं कट्टर ईमानदार सिर्फ अपने घर में रहता था, अपने शीश महल में रहता था, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ना मैं सिग्नेटरी था, ना मैं मंत्रालय जाता था, मैं सिर्फ अपने घर में रहता था और सिर्फ इलेक्शन रैलियां ही करता था। क्या केजरीवाल साहब ये कह के पल्ला झाड़ सकते हैं? अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के हिसाब से जवाबदेही आपकी है। इलेक्शन कमीशन में जितने कागज साइन हुए होंगे या जो सबमिट किया गया होगा, बहुत सारी जगह पे केजरीवाल ने साइन किए होंगे एज ए कन्वीनर, एज ए कर्ता धर्ता ऑफ द पार्टी। इसीलिए दोस्तों, आने वाले दिन केजरीवाल साहब के लिए मुश्किलों वाले हो सकते हैं। और फिर वही बात कि कौन बनेगा करोड़पति की होड़ में। अब अगर सवालों का जवाब गलत दिया तो लॉक कर दिए जाएंगे। अब देखते ये हैं कि 2 तारीख को जब केजरीवाल साहब ईडी के यहां चाय पीने जाएंगे तो वापस घर आके खाना खा पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर ईडी ने आज एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अपने ऑफिस में इंक्वायरी के लिए बुलाया है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बगैर तैयारी के, आधी अधूरी तैयारी के अगर वो चीफ मिनिस्टर पे और खासकर ऑपोजिशन की पार्टी के चीफ मिनिस्टर पे हाथ डालेंगे और कुछ भी नहीं निकला तो बहुत बड़ा इशू बनेगा, न्यायालय में भी, समाज में भी और मीडिया में भी। इसका मतलब यह है कि जो अभी तक ईडी और सीबीआई इंतजार कर रहे थे और शायद सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है इन एविडेंसेस पे, क्योंकि उससे पता लगेगा कि क्या ये एविडेंस भरोसे लायक है या नहीं, क्या कोर्ट इनको मानेगा या नहीं। मुझे लगता है कल जब मनीष सिसोदिया की बेल डिनाई हो गई और 11 चार्जेस जजेस ने खुद अपने जजमेंट में लिख दिए, उसके बाद केजरीवाल साहब की मुश्किलें बहुत बढ़ गई। अब 2 तारीख का इंतजार रहेगा। केजरीवाल साहब ईडी की परीक्षा में पास होते हैं या फेल, ये तो वक्त बताएगा, हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ईडी के परीक्षा में केजरीवाल साहब बच के बाहर आ पाएंगे या अरेस्ट कर लिए जाएंगे? आपका दिल क्या कहता है? आपका मन क्या कहता है? एविडेंसेस क्या कहते हैं? आपकी सोच क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।